हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि हम पिछला क्लास में जो है मरुस्थल पढ़े हैं, तो अब जो है यानी पर्यायद्वीपी पठार। पर्यायद्वीप किसको बुलाते हैं हम पहले आपको बता चुके हैं। पहले पिछला क्लास में, अगर आप पिछला क्लास नहीं किए तो आप पिछला क्लास कीजिए, उसके बाद ये क्लास कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब देखिए, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं पर्यायद्वीपी पठार इस क्लास में। देखिए, ये क्षेत्र जैसे कि भारत में ये कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर के 8 राज्य से जो गुजरता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश अक्षांश इसके दक्षिण का जो भाग है यह पर्यायद्वीपी पठार ही है। ये दक्षिण यानी कर्क रेखा के दक्षिण, यानी इसको दक्षिण भारत भी बोला जाता है। कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटा गया, एक उत्तरी भारत और दूसरा दक्षिणी भारत। यह हम पिछला क्लास में बता चुके हैं इसके बारे में डिटेल से। अब देखिए, ये भाग जो है पर्यायद्वीपी पठार है, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। यानी पर्यायद्वीपी पठार का आकृति आप थोड़ा देखिए, कुछ गौर कीजिए इसका आकृति पर। इसका आकृति देखिए, आपको इस तरह करके दिखाई दे रहा है। तो ये आकृति जो है किस प्रकार का, एक त्रिभुजाकार। तो यानी पर्यायद्वीपी पठार की आकृति जो है किस प्रकार का है, पर्यायद्वीपी पठार की जो आकृति है किस प्रकार का है, त्रिभुजाकार। अब देखिए, इसकी जो औसत ऊंचाई हम पढ़े थे कि वृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय या महान हिमालय जो है उसकी ऊंचाई कितना था, लगभग 6100 किलोमीटर। वही जो है इसकी ऊंचाई जो है 600 मीटर से लेकर के 900 मीटर तक है। इसकी एवरेज ऊंचाई कितना है, 600 मीटर से लेकर के 900 मीटर। अब देखिए, ये आखिर देखिए, भारत का इधर मैदान है, इसके बाद इधर पर्वत है। आखिर ये पठार का निर्माण कैसे हुआ? पठार एक गोंडवाना भाग, गोंडवाना भाग जो गोंडवाना लैंड जो है उसके टूटने और उत्तर की ओर बढ़ने के कारण हुआ है। अब देखिए, ये हम बोले कि गोंडवाना लैंड टूटने और उत्तर की ओर बढ़ने के कारण हुआ है। इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। अब यहाँ अगर हम छोड़ देते हैं, आपको रटने वाला काम हो जाएंगे। जैसे कि आप देखिए इसको थोड़ा सा, ये देखिए वर्ल्ड मैप है। हम बोल रहे हैं कि भारत का जो आपको दिखाई देता होगा, इंडिया का ये भाग जो हम बोले गोंडवाना लैंड के टूटने और उत्तर की ओर बढ़ने के कारण हुआ है। अब देखिए, ये भारत का जो ये पर्यायद्वीपी पठार है, हकीकत में ये भारत का हिस्सा नहीं था। ये पहले आपको पता था पूरा विश्व एक ही जगह यानी था, सब सिमटा हुआ। वह धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं। ये जो भाग है दिखाई दे रहा है, ये देखिए दक्षिण अमेरिका, ये अफ्रीका, ये देखिए दोनों एक साइड अगर सटाएंगे बहुत अच्छा से मैच खा रहा है। इसका मतलब ये दोनों कभी सटा हुआ था बहुत पहले। अब जो है वही जो ये भारत का ये भाग जो है, ये पहले यहाँ का हिस्सा था, यहीं से टूटने, ये जो है यानी अफ्रीका का ही भाग था ये, यानी भारत यहाँ सटा हुआ था। ये यानी टूटने और उत्तर की ओर खिसक कर यहाँ आकर के यूरेशिया भाग में जाकर के टकराया है। इसी के कारण जो है हिमालय का भी निर्माण हुआ है। अब देखिए, यहाँ से टूट के जो गया है इसी को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। और यह जो है, ये जो गोंडवाना लैंड है ये पेंजिया का भाग है, पेंजिया का भाग है। गोंडवाना लैंड जो है वह किसका भाग है, पेंजिया का जो है ये भाग है, पेंजिया, यानी ये पेंजिया का भाग है। जैसे आप देखिए इसका जो ढाल,
इसका ढाल अगर हम इसमें ये रुकिए, अभी ढाल के बारे में नहीं, पहले इसको हटाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें यानी प्रायद्वीपीय पठार में जो है जो भी नदी बहता है, इसका अधिकतर नदी जो है, ये देखिए प्रायद्वीपीय पठार इधर से है। ये पठार जो है पश्चिम की ओर अधिक ऊंचा है और जबकि पूरब की ओर कम ऊंचा है। जब पूरब की ओर कम ऊंचा रहेगा और पश्चिम की ओर अधिक ऊंचा रहेगा, आपको निश्चित रूप से पता होगा ये नदी किधर चलेगी, इधर से बहेगी। सब नदी यानी पश्चिम से किस तरह, पूर्व की ओर। यानी पठारी क्षेत्र में जो नदी का जो बहाव है वो किस प्रकार है, यानी इसमें जो नदी का बहाव, नदियां का प्रवाह किस साइड में होगा, यानी पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर। नदी की प्रवाह की साइड में होगा पश्चिम से पूर्व की ओर। इसमें अपवाद भी है, अपवाद जो है नर्मदा और ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है पूरब से पश्चिम की ओर बहता है। यही दो नदी अपवाद है। अब देखिए आगे हम ये क्या कारण है कि ये दोनों नदी पश्चिम की ओर बहता है, हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए लेकिन यानी प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है वो किस प्रकार का है, उत्तर पूर्व। इसकी ढाल जो है उत्तर पूर्व की ओर। आप बोलिएगा सर अभी आप बता रहे हैं नदी पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे, तो ढाल भी तो पश्चिम से पूर्व की ओर होना चाहिए। हाँ निश्चित रूप से, लेकिन यहाँ देखिए आप प्रायद्वीपीय पठार जो है इसका ढाल इस तरह है, इस तरह करके है। तो इस तरह करके ढाल कहाँ है, आप बोलिएगा सर दक्षिण पूर्व की ओर जा रहा है, लेकिन नहीं, किधर जा रहा है ये मायने नहीं रखता। ढाल का अगर कोई चीज का दिशा अगर ज्ञात करना है तो किधर जा रहा है ये मायने नहीं रखता, किधर से आ रहा है उस दिशा को हम देखते हैं। देखिए ये किधर से जा रहा है, पश्चिम उत्तर पश्चिम से, उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व है ना ये ढाल। देखिए आपको अगर इस तरह देखा जाए तो ये किधर आता है, यानी उत्तर पूर्व की ओर आता है। तो वो किधर से आ रहा है ये मायने रखता है, ये नहीं मायने रखता है किधर जा रहा है। इसीलिए जो यानी प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है वह उत्तर से पूर्व की ओर, लेकिन इसमें जो नदी जो है अधिकतर नदी किधर बहता है, पश्चिम से पूर्व की ओर। लेकिन अपवाद है क्या, नर्मदा और ताप्ती, ये दो नदियां जो है पूरब से पश्चिम की ओर बहता है। अब देखिए प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहा जाता है। कारण ये है कि इसमें बहुत सब पठार मिलकर प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ है। इसीलिए प्रायद्वीपीय पठारों को जो है पठारों का पठार कहा जाता है, क्योंकि कई पठार से मिलकर बना है। अब देखिए कौन कौन पठार है हम उसके बारे में वर्गीकरण कर लेते हैं, उसके बाद एक एक करके उसको पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ दिया है केंद्रीय उच्च भूमि, ये बीच वाला जो भाग है इसमें जो ये भला भाग इधर जो है इसमें जो भी पर्वत आएगा ये केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत आएगा। ठीक, अब देखिए उसके बाद पूर्वी पठार, इस साइड में जो भी पठार होगा ये पूर्वी पठार में आएगा। उत्तर पूर्वी पठार आपको बता दिया, उत्तर पूर्वी में यहाँ यानी पूर्वांचल वाला पठार आ जाएगा। अब उसके बाद दक्कन, ये जो दक्षिण की ओर जो ये पठार है पूरा ये दक्कन का पठार, यानी जो भी बच गया दक्कन का पठार। अब एक एक करके हमको सभी के पठार के बारे में पढ़ना है। केंद्रीय उच्च भूमि पढ़ना है, पूर्वी पठार के बारे में, उत्तर पूर्वी पठार और दक्कन का पठार के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए केंद्रीय उच्च भूमि, देखिए केंद्रीय उच्च भूमि जो ये बीच वाला जो पार्ट है इसमें भी बहुत सब पर्वतीय यानी पर्वत श्रेणियाँ हैं, सब एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए केंद्रीय, पहले देखिए केंद्रीय पूर्वी, उसके बाद केंद्रीय उच्च भूमि में जो है बहुत सब पर्वत, जैसे देखिए अरावली केंद्रीय उच्च भूमि में आता है, मेवाड़ का पठार केंद्रीय उच्च भूमि, मालवा, बुंदेलखंड, विंध्य श्रेणियाँ और सतपुड़ा,
ये सब पहाड़ी जो है एक एक करके हम पढ़ते हैं। जैसे अरावली पर्वत से शुरू करेंगे, केंद्रीय उच्च भूमि शुरू करेंगे और अरावली पर्वत पढ़ाएंगे। अरावली पर्वत देखते हैं आज सिर्फ केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में, यानी अरावली, मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, विंध्याचल और सतपुड़ा के बारे में पढ़ते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अरावली पर्वत का जो विस्तार है, आपको पता है कि अरावली पर्वत कहाँ है। हम पहले भी राजस्थान के मरुस्थल वाला क्षेत्र में हम बता चुके हैं कि अरावली पर्वत कहाँ है। इस जगह जो है अरावली पर्वत है। देखिए ये कौन सा पर्वत है, अरावली पर्वत। थोड़ा सा स्थिति देखने के बाद याद ठीक था। अरावली पर्वत जो है दिल्ली तक फैला हुआ है। देखिए जब अरावली पर्वत दिल्ली में फैला हुआ है तो हरियाणा में तो निश्चित रूप से होगा ही। देखिए अरावली पर्वत जो है दिल्ली से लेकर के यानी गुजरात तक फैला हुआ है। यानी राजस्थान में है ये, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात, यानी यहाँ तक, यानी गुजरात के जो है पालमपुर तक, ये गुजरात है, ये है, यहाँ तक फैला हुआ है एकदम पूरा गुजरात। यानी यहाँ कहाँ से कहाँ तक, दिल्ली के पालमपुर से लेकर के गुजरात के दिल्ली के रीज, दिल्ली में रीज नामक स्थान से लेकर के गुजरात के पालमपुर तक ये अरावली पर्वत फैला हुआ है। देखिए अरावली पर्वत जो है यानी प्राचीन मोड़दार पर्वत, अवशिष्ट पर्वत से बना हुआ है। इसकी उत्पत्ति जो है, ये जो अरावली पर्वत जो है एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। जब यानी पत्थर के बारे में पढ़ेंगे कि पत्थर यानी कौन कौन सा प्रकार का पत्थर होता है, तो उसमें बताएंगे कि एक अवशिष्ट अवशिष्ट पत्थर भी होता है, यानी अवशिष्ट पर्वत का ही उदाहरण है। ठीक, देखिए उत्पत्ति यानी अरावली पर्वत की जो उत्पत्ति है इससे नहीं चलेगी, प्री कैम्ब्रियन काल में ही अरावली पर्वत की उत्पत्ति हुई थी। इसकी आयु जो है, आयु यानी यह बहुत पुराना पर्वत है। भारत में जो सबसे पुराना पर्वत है अरावली पर्वत ही है। भारत की सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत यानी पर्वत जो है अरावली पर्वत ही है। इसकी आयु लगभग 570 मिलियन वर्ष है। अरावली पर्वत की जो यानी अरावली पर्वत कितना, 570 मिलियन वर्ष। अब देखिए अरावली हम पहले ही बता दिए हैं कि अरावली पर्वत से जो है यानी थार मरुस्थल में एक नदी निकलती है। थार मरुस्थल का मुख्य नदी जो है यानी लूनी नदी है। कौन सा नदी, लूनी नदी। लूनी नदी का जो है मुख्य रूप से इसमें 3 गो सहायक नदी हैं। लूनी में 3 सहायक नदी, एक बांदी, सुकरी और जबई। हम जब नदी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपको पर्वत यानी पठार और जो पहाड़ी के नाम बता रहे हैं उसको आपको याद रखना जरूरी है। यानी लूनी की जो है मुख्य रूप से सहायक नदी बांदी, सुकरी और जवई है, लूनी की सहायक नदी। अब देखिए इसे सर्वोच्च शिखर, अरावली का जो सर्वोच्च शिखर है वह, अरावली का सर्वोच्च शिखर बताइए आप ही सब, सोच के देखिए थोड़ा सा। अरावली के सर्वोच्च शिखर कौन सा है, गुरु शिखर ही है ना। अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। देखिए कौन सा है, गुरु शिखर। गुरु शिखर ये जो चोटी है यह किस पर स्थित है, यानी अरावली की सर्वोच्च चोटी जो है गुरु शिखर, यह गुरु शिखर यहाँ लिख देते हैं, गुरु शिखर माउंट आबू पर स्थित है। गुरु शिखर कहाँ स्थित है, माउंट आबू पर। माउंट आबू पर ही यहीं यानी एक मंदिर है जिसको किसके, दिलवाड़ा
का जैन मंदिर। देखिए आपको कभी भी याद नहीं रखना है कि माउंट आबू पर दिलवाड़ा का मंदिर है। जब भी आपको याद रखना है, किस तरह याद रखना है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है, माउंट आबू पर। माउंट आबू कहाँ पड़ता है, किसका भाग है, यानी अरावली पर्वत का भाग है। यानी अरावली की सर्वोच्च चोटी क्या है, गुरु शिखर किस पर्वत पर स्थित है, माउंट आबू पर। माउंट आबू पर ही दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर से विमल शाह द्वारा बनवाया गया था, विमल शाह। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो बनवाया, कौन शासक ने बनवाया था, विमल शाह द्वारा के आदेश पर ही बनवाया गया था। अब देखिए जब अरावली हम पढ़ लेंगे तो मेवाड़ का पठार, अरावली पर्वत इस जगह है तो मेवाड़ का पठार जो है ना इस जगह है पूरा, और मेवाड़ पठार, और यहाँ है मालवा का पठार, ये है मेवाड़ का पठार और यहाँ है मालवा। देखिए अरावली पर्वत और मालवा पठार के बीच में कौन पड़ता है, मेवाड़ का पठार। तो मेवाड़ का पठार जो है मुख्य रूप से अरावली पर्वत को मालवा पठार से अलग करता है। आपको क्वेश्चन आएगा कि अरावली पर्वत को मालवा के पठार से कौन सा पठार अलग करता है, तो मेवाड़ का पठार अलग करता है। अब देखिए मेवाड़ का पठार का जो विस्तार है ये मुख्य रूप से राजस्थान और प्लस एमपी में, मेवाड़ का पठार का जो विस्तार है राजस्थान और एमपी में है। अब देखिए अरावली, देखिए यहाँ लिख दिए हैं, यानी मेवाड़ का पठार अरावली पर्वत को मालवा के पठार से अलग करता है, ये आपको बता चुके हैं। अब देखिए इस क्षेत्र में जो है बनास नदी गुजरता है। एक ये नदी चंबल नदी जो है, चंबल नदी मुख्य रूप से यमुना की सहायक नदी है, जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। यमुना की सहायक नदी चंबल है। चंबल नदी जो है अरावली पर्वत से निकलता है, तो चंबल नदी का ही एक मुख्य रूप से सहायक नदी है, कौन सा नदी, बनास। बनास जो है, बनास नदी यहाँ से निकलता है, जो कि चंबल की मुख्य सहायक नदी कौन सा है, बनास। बनास जो है ये मेवाड़ क्षेत्र से प्रवाहित होता है। बनास किसकी मुख्य रूप से सहायक नदी है, चंबल की। चंबल किसकी सहायक नदी है, यमुना। जब नदी चैप्टर आएंगे तो और विस्तार से इसके बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। अब देखिए मेवाड़ हो गया, अब क्या पढ़ना है, मालवा का पठार। अब मालवा का पठार हम आगे पढ़ते हैं। मालवा का पठार से पढ़ने से पहले देखिए गुजरात छूट रहे हैं थोड़ा सा। गुजरात में भी मुख्य रूप से बहुत से पर्वत हैं, आप देख लेते हैं। गुजरात में जो यहाँ इस जगह जो एक पर्वत है उसका नाम है कच्छ पहाड़ी, और यहाँ एक पर्वत है गुजरात में जो यहाँ एक मांडव कौन सा पहाड़ी है, मांडव की पहाड़ी इस जगह, मांडव पहाड़ी इस जगह है। यहाँ कच्छ की पहाड़ी हो गया, मांडव पहाड़ी। और इस जगह जो है देखिए गुजरात में एक स्थान के नाम, इधर थोड़ा सा नीचे और इस जगह एगो पहाड़ी है, कौन सा पहाड़ी है, बारदा। बारदा एगो जगह का भी नाम है, बारदा। बड़ोदरा जो जगह है यानी बारदा वहाँ पहाड़ी है, उसी के नाम से बड़ोदरा पड़ा, बड़ोदरा गुजरात में पड़ता है। बारदा एगो पहाड़ी है यहाँ। उसके बाद यहाँ इस जगह जो एगो पहाड़ी है गिरनार, सुने होंगे नाम, गिरनार पहाड़ी। और यहाँ जो है गिर पहाड़ी है। इसीलिए हम यह आपको मैप में उतना नहीं लिख सकते हैं, हम सिर्फ आपको स्थिति बता दिए। सबसे ऊपर में जो है देखिए हम जो गुजरात का जो लिख रहे हैं यानी सबसे उत्तर से लेकर के दक्षिण की ओर आ रहा है। सबसे उत्तर में कौन सा पर्वत था यानी पहाड़ी था, कच्छ की पहाड़ी। उसके बाद देखिए कच्छ के बाद यहाँ आ जाते हैं, कौन आ गया, मांडव की पहाड़ी। उसके बाद देखिए एक स्थान बड़ोदरा के नाम से बारदा पहाड़ी, बारदा की पहाड़ी। अब देखिए यहाँ फिर आ जाता है इस जगह आप थोड़ा सा ध्यान देखिए दीजिएगा। इस जगह है गिरनार,
गिरनार की पहाड़ी। गिर पहाड़ी और गिरनार पहाड़ी पहले हमको भी लगता था शायद एक ही पहाड़ी, लेकिन नहीं, गिरनार एक अलग पहाड़ी और गिर एक। और सबसे नीचे जो है गुजरात के सबसे दक्षिण में जो है वह गिर पहाड़ी है। गिर राष्ट्रीय उद्यान भी है जो कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पड़ता है जो कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। अब चलिए मालवा का पठार हम पढ़ते हैं। बेसाल्ट, देखिए मालवा का पठार जो है बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। जब आपको चट्टान के बारे में बताएंगे तो कितने प्रकार के होते हैं उसमें निश्चित रूप से आपको सब बेसाल्ट हो गया, अवसादी और सब जितना भी चट्टान अवशिष्ट सभी के बारे में हम उसमें जानकारी प्राप्त करेंगे। अब देखिए मालवा का पठार बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। ये बीच वाला भाग जो है हम हमको बता दिए, ये मालवा का पठार है। पूरा किधर है, ये वाला क्षेत्र इधर गुजरात तक भी फैला हुआ है। ये कौन सा है, मालवा का पठार। अब देखिए जब मालवा का पठार जो है किससे निर्मित है, बेसाल्ट चट्टान से। जब आपको मिट्टी चैप्टर हम पढ़ाएंगे, अब आगे आएगा मिट्टी चैप्टर, तो उसमें बताएंगे बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी, काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, मिट्टी चैप्टर में पढ़ेंगे। इन काली मिट्टी जो है कपास, कपास जो सूती कॉटन होता है, कॉटन जो है यानी कपास के लिए प्रसिद्ध होता है। कपास यानी काली मिट्टी में कपास बहुत ज़्यादा उपज होती है। अब देखिए जब इस क्षेत्र में काली मिट्टी पाया जाता है तो निश्चित रूप से है कि इस क्षेत्र में कपास की उत्पादन बहुत ज़्यादा होता होगा। चलिए देखिए ये क्षेत्र यानी ये मालवा का पठार जो है कुछ भाग राजस्थान तक फैला हुआ। राजस्थान में जो भाग फैला हुआ है मालवा के पठार, हड़ौती का पठार बोला जाता है। राजस्थान में हड़ौती का पठार किसको बोला जाता है, मालवा के पठार का ही भाग जो विस्तारित है राजस्थान, उसे हड़ौती का पठार कहते हैं। अब देखिए मालवा का पठार, उसके बाद आता है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड जो इधर यहाँ इस जगह है उत्तर प्रदेश क्षेत्र में, बुंदेलखंड। यहाँ कौन सा है, बुंदेलखंड का पठार। अब देखिए बुंदेलखंड का पठार जो है ग्रेनाइट और नीस चट्टान से निर्मित है। और ग्रेनाइट और नीस चट्टान से जो टूटने फूटने जो मिट्टी का निर्माण होता है वह लाल मिट्टी, लाल मिट्टी का निर्माण होता है। तो लाल मिट्टी जो है उपजाऊ की दृष्टि से उतना महत्व नहीं रखता है। लेकिन बुंदेलखंड का मुख्य जो काम है केंद्रीय उच्च भूमि। हम आपको बता दिए हैं पहले कि केंद्रीय उच्च भूमि बीच वाला भाग है। केंद्रीय उच्च भूमि को पूर्वी पठार से अलग करता है। आपको पूछेगा कि केंद्रीय उच्च भूमि को पूर्वी पठार से कौन सा पठार अलग करता है, तो बुंदेलखंड का पठार है। केंद्रीय उच्च भूमि को पूर्वी पठार से अलग करता है। तो ये इसके बुंदेलखंड के बारे में उतना ज़्यादा नहीं है जानकारी, सिर्फ ये याद रखिए इस क्षेत्र में अधिकतर इसका विस्तारित। अब देखिए विंध्य श्रेणी। विंध्य श्रेणी के बारे में पहले आप स्थिति देखिए। विंध्य श्रेणी जो है इस तरह करके है, यहाँ विंध्य श्रेणी यहाँ तक फैला हुआ है। विंध्य श्रेणी, विंध्य श्रेणी, विंध्य श्रेणी बिहार और झारखंड तक फैला हुआ है। देखिए मध्य प्रदेश में तो है ही है, उसके बाद यूपी, बिहार और झारखंड में। बिहार में जो है विंध्य श्रेणी की कैमूर का पठार, कैमूर का पठार या कैमूर की पहाड़ी, जो भी बोलिए, कैमूर की पहाड़ी पठार, कैमूर की पठार ही लिख देते पठार। और झारखंड में जो पारसनाथ का जो पहाड़ है वो किसका विस्तार है, विंध्य श्रेणी का ही विस्तार। आपको पता होगा कि यानी 23वें तीर्थंकर जो था यानी पार्श्वनाथ ही यानी पारस पहाड़ी पर, शायद हम उतना कन्फ्यूजन थोड़ा सा, यहाँ आपको इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो पारसनाथ किसका विस्तार है, विंध्य श्रेणी का ही विस्तार है। अब देखिए उत्तरी भारत तथा पर्यायद्वीपीय पठार का जल विभाजक इस जगह जो है यानी पूरा विंध्य श्रेणी फैला हुआ। अब उत्तरी भारत में जो भी नदियां हैं वो दक्षिण की ओर नहीं आने का मुख्य कारण जो है कौन सा है, विंध्य श्रेणी।
मुख्य कारण कौन है? विंध्य श्रेणी। क्योंकि बहुत दूर यहाँ से लेकर के गुजरात यानी बिहार तक जब फैला, जो भी नदी है उत्तर भारत का, इधर नहीं आकर के ये सब नदियाँ इधर मुड़ गई है, इधर बंगाल की खाड़ी में गिरा, कोई भी नदियाँ इधर नहीं आ पाई। कारण क्या है? विंध्य श्रेणी। वही लिखे हैं यहाँ कि उत्तर भारत तथा पर्यायद्वीपीय भारत का जल विभाजक का कार्य कौन करता है? विंध्य श्रेणी। अब देखिए विंध्य श्रेणी के दक्षिण और यहाँ जो इस जगह जो है, यानी ये यहाँ छत्तीसगढ़ से लेते हुए इस जगह, ये पहाड़ी जो है सतपुड़ा की पहाड़ी है। कौन सा? सतपुड़ा। सतपुड़ा, विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा के बीच में जो है एक नदी बहता है जिसे हम जानते हैं नर्मदा नदी। यही देखिए, अभी हम पिछला क्लास में बताए थे नर्मदा और ताप्ती नदी दो ऐसी नदियां हैं जो कि वह पूर्व की ओर नहीं बहा करके पश्चिम की ओर बहते। कारण है कि यहाँ देखिए, आपको यहाँ एक पर्वत दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में जो है मैकाल पर्वत है। कौन सा? मैकाल। मैकाल पर्वत की सर्वोच्च चोटी जो अमरकंटक है। मैकाल पर्वत की सर्वोच्च, मैकाल पर्वत कहाँ पाया था? छत्तीसगढ़ में। तो इसकी सर्वोच्च चोटी अमरकंटक, यहीं जो है नर्मदा नदी निकलता है। और इधर अब देखिए, इधर तो नया नदी जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर्वत खड़ा और यहाँ जो है विंध्य श्रेणी खड़ा है, यानी सतपुड़ा पहाड़ी जो है, यहाँ सतपुड़ा का पठार यहाँ पर, और यहाँ जो है विंध्य श्रेणी। अब देखिए, न इधर जा सकता है, ना इधर ना इधर, इसको मजबूरी भी यानी पत्थर काटते हुए इस नदी को आकर के अरब सागर में गिरना पड़ता है, पश्चिम की ओर बहना पड़ता। और सेम उसी तरह यहाँ जो है, यानी इसमें महाराष्ट्र में ही ये अजंता का पठार, अजंता की पहाड़ी, अजंता की जो पहाड़ी है, एक ऐसा पहाड़ी जो सिर्फ जो है महाराष्ट्र में फैला हुआ है। तो यहाँ से जो एक ताप्ती नदी निकलती है, वो ये इसी के बीच में जो है आकर के कहाँ गिरता है? यानी अरब सागर में। अब देखिए, ताप्ती नदी का भी इधर जाने का रास्ता नहीं रहा। यहाँ कौन सा? नर्मदा, ताप्ती। अब पूछेगा विंध्य श्रेणी की दक्षिण में कौन सा नदी है? देखिए, अब पूछ देगा कि विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा, ये कौन सा है? सतपुड़ा श्रेणी। यानी सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी को एक दूसरे को अलग कौन कर रहा है? नर्मदा नदी। विभाजन कौन कर रहा है? विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी को कौन विभाजित कर रहा है? नर्मदा नदी। अब देखिए, यानी सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सा नदी है? सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती और सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा नदी। यह दोनों नदी जो है पूर्व की ओर बहता है। आपको उम्मीद है कि आपको यह कारण आपको समझ में आया होगा। सतपुड़ा पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है वो धूपगढ़ है। सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है। सतपुड़ा पर्वत जो है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, एक ब्लॉक पर्वत का ही उदाहरण। सतपुड़ा का ही विस्तार ये मैकाल पर्वत और इसका है। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में कौन सा पर्वत है? मैकाल पहाड़ी ठीक। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सा है? अमरकंटक। इससे दो नदियां निकल, एक तो कौन सा नदी? नर्मदा और सोन नदी। नर्मदा तो पश्चिम की ओर बह जाते और सोन नदी जो है इधर से होकर के जाकर के बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। एक उत्तर की ओर बहा जाता है और दूसरा पश्चिम की ओर। लेकिन सोन नदी और नर्मदा नदी का उद्गम कौन सी है? मैकाल पर्वत की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक से होती है। उम्मीद है कि आपको ये जो हम भारत का दक्षिण पठार पढ़ा रहे हैं आपको पसंद आता होगा। आप निश्चित डेली रेगुलर क्लास कीजिए, आपका ज्योग्राफी बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। इससे जो है आपका बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा।